गरीब कपड़े प्रेस वाली बहू। ज्योति सुबह सुबह शर्मा निवास जाती है उसके प्रेस किए हुए कपड़े देने। वो 2 बार डोरबेल बजाती है। थोड़ी देर में उस घर की मालकिन आती है और कहती है, अरे सुबह सुबह टपक गई तू। नींद खराब करना जरूरी था क्या? सुबह के 7 बज रहे हैं और तू है कि सुबह सुबह दरवाजा बजाने लग गई हमारा। मालकिन, कल आपने ही तो कहा था कि सुबह 7 बजे तक प्रेस किए हुए कपड़े दे जाना, इसलिए आज मैं जल्दी आई हूँ, वरना मैं 8 बजे तक आती हूँ। अच्छा ठीक है, चल अब कपड़े गिनवा। टोटल 10 कपड़े थे, देखो जरा कैसे प्रेस किए हैं इन्होंने। इतना बोलकर मालकिन ज्योति के किए हुए प्रेस वाले कपड़े चेक करने लगती है। कुछ ऐसे कपड़े थे जो मालकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और वे गुस्से में ज्योति से बोलती है, अरे ये क्या, कपड़े प्रेस करना भूल गई है क्या? इसमें थोड़ी थोड़ी सिलवटें आ रही हैं। कम से कम काम तो अच्छा किया कर ताकि इंसान का मन खुश हो जाए। मालकिन, ये जो कपड़ा है ना ऐसा ही है, इस वजह से इसमें ये सिलवटें रहेंगी और बाकी कपड़े आप देख लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से प्रेस किया है। हाँ, तो तूने अपने अकॉर्डिंग कपड़ों को अच्छे से प्रेस किया है। कपड़े अच्छे प्रेस हो या ना हो ये तो हमें डिसाइड करना है ना। रुक जा, तेरे पैसे लेकर आती हूँ। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया तूने। मालकिन अंदर से पैसे लाती है और ज्योति को दे देती है। ज्योति पैसों को गिनती है जो कि थोड़े कम थे। इसके बाद ज्योति मालकिन से बोलती है, अरे मालकिन ये क्या, इसमें तो 500 रुपए कम है। अरे तो सुबह सुबह हमारा मूड खराब किया है तूने, ऊपर से काम भी अच्छा नहीं किया है। पैसे तो काटूंगी ना। मैम साहब, मुझे अपने बच्चों की फीस जमा करनी है और वैसे ही मेरे पास पैसे नहीं है और आपने उन पैसों से भी 500 रुपए काट लिए हैं। अरे तो बच्चे हमारे भरोसे पैदा किया था क्या तूने? अब तू बच्चों की फीस कहाँ से देगी, क्या करेगी? वह तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। मालकिन, भगवान के लिए मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो। मुझे पूरे पैसे दे दो। मैं रात भर जाग कर मैं आपके कपड़े प्रेस करती हूँ, उसके बाद दिन भर मेहनत मजदूरी करती हूँ, तब जाकर मेरे घर में मेरे बच्चों का पेट पलता है। आप तो जानते हैं ना, मैं विधवा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय मेरे बच्चों के। ज्यादा दिमाग खराब करेगी ना तो ये भी पैसे छीन लूंगी। चुपचाप चली जाए यहाँ से। बेचारी ज्योति रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल ज्योति विधवा है। शादी के कुछ साल बाद ही ज्योति का पति उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। उसके ससुराल में पति के अलावा उसकी बूढ़ी सास रहा करती है। उसका पति कपड़े प्रेस करने का काम किया करता था। पति के जाने के बाद अब यह काम ज्योति किया करती है। ज्योति की 15 साल की बेटी है जिसका नाम जिज्ञासा है। ज्योति अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने देखती है। वे चाहती है कि उसकी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े और उसका नाम रोशन करे। माँ, आज स्कूल में फीस भरना है। स्कूल टीचर मुझे 2 हफ्तों से वार्निंग दे रही है, अगर फीस जमा नहीं हुई तो वो मुझे स्कूल से निकाल देगी। बेटा तो चिंता मत कर, आज मैं तेरे साथ स्कूल जाऊंगी और तेरे टीचर से बात करूंगी। ज्योति जिज्ञासा के स्कूल जाती है और जिज्ञासा के स्कूल की प्रिंसिपल से बात करते हुए कहती है, मुझे पता है कि मेरी बेटी की फीस काफी दिनों से रुकी हुई है, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं इसकी फीस जमा नहीं कर पा रही हूँ। फिलहाल के लिए मैं थोड़े पैसे जमा कर रही हूँ और बाद में आकर आपको पूरी पेमेंट कर दूंगी। देखिए ज्योति जी, स्कूल में जिज्ञासा के अलावा और भी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स टाइम पर फीस जमा कर देते हैं और आपका हमेशा का हो गया है कि आप 2 महीने के बाद फीस जमा करती हैं या फिर आपको 2-3 महीने का फीस पेंडिंग रहता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं जानती हूँ मैडम, अब मेरे घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। दिन भर यहाँ वहाँ मैं कपड़े प्रेस करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मैं आपकी सारी सिचुएशन समझती हूँ, वैसे आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। क्या आप अकेले ही इतना सब कुछ कर रही हैं? ऊपर से आप चाहती हैं कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने। बहुत हिम्मत है आपके अंदर। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत कम लोग हैं जो आप जैसे हम गरीब को सपोर्ट करते हैं। मेरा भी तो बहुत मन करता था शादी से पहले कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन पाऊँ, लेकिन गरीबी ने मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। शादी के बाद मैंने बहुत सारे अरमान सजाए थे कि मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दूंगी, लेकिन भगवान ने वो भी पूरा नहीं होने दिया। जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि मैं कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचती हूँ। लेकिन एक चीज मैंने अपने दिमाग में बिठा ली है कि मैं अपनी बेटी को एक काबिल इंसान बनाऊंगी।
फिर चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखिए, अब आपको किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जिज्ञासा का एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा दूंगी, वो भी हाफ फीस पर। जिज्ञासा के अंदर वे काबिलियत है कि वे आगे जाकर आपका नाम जरूर रोशन करेगी। वे बच्ची हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा कर रखती है। किसी से भी कोई फालतू बातचीत करना उसे पसंद नहीं आता। उसकी बहुत तारीफ होती है पूरे स्कूल में। अब मैं समझ रही हूँ कि जिज्ञासा की तारीफ क्यों करते हैं सब, क्योंकि उसकी तारीफ का असली राज तो आप हो। उसे अच्छी परवरिश जो दी है आपने। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे एक बार जरूर बताना। प्रिंसिपल ज्योति की मदद करती है। उसकी बेटी का एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा देती है, वो भी हाफ फीस पर। ज्योति अब दिन रात कपड़े प्रेस करके अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देती है और धीरे धीरे कपड़े प्रेस करने की एक शॉप भी खोल लेती है। अब लोग ज्योति की दुकान पर आकर कपड़े प्रेस करवाते और कपड़े खुद ले जाते। ऐसे ही अब 7 साल बीत जाते हैं। ज्योति अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ी। जिज्ञासा भी अब बड़ी हो चुकी थी। अब वह IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही थी। इसमें उसकी स्कूल की प्रिंसिपल में दोनों का बराबरी का योगदान था। जिज्ञासा दिन रात मेहनत करके अपनी पूरी पढ़ाई कर रही थी। जिज्ञासा UPSC का एग्जाम क्लियर कर देती है। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, जहां उसे उसकी मेहनत में सफलता मिलती है। वे IAS ऑफिसर बन जाती है। जब ये बात ज्योति को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और पूरे शहर में जिज्ञासा का नाम हो चुका था। अरे सुना है, वो गरीब औरत जो प्रेस किया करती थी कपड़े, उसकी बेटी IAS ऑफिसर बन चुकी है। अखबार में भी नाम आया है। सच में बड़ी मेहनत की है उस औरत ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखाने में, और आज उसकी बेटी ऑफिसर बन चुकी है। सच में ये होती है लक्ष्मी। घर परिवार को कैसे संभाला जाता है वे जानती है। पति के जाने के बाद जीवन में उसके इतने उतार चढ़ाव आए हैं ना, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया है उसने। कम उम्र में ही ज्योति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और इस मुश्किलों से लड़ते हुए वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी और आखिरकार उसके सपने पूरे हुए। मोहन एक नंबर का पियक्कड़ इंसान था। वे आए दिन घर में दारू पीकर अपनी पत्नी पार्वती के ऊपर अत्याचार किया करता था। उसे बेरहमी की तरह मारा पीटा करता था। ऐसे ही एक रात मोहन बहुत ज्यादा दारू पीकर आया था। पार्वती किसी तरह से अपने पति को समझा बुझाकर कमरे में ले जाती है और उसे खाना खिलाने लगती है। अचानक किसी बात को लेकर मोहन को गुस्सा आता है और वह पार्वती को बिना बात के मारने लगता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। उसके रोने की आवाज सुनकर पार्वती की सास कुंती वहां जाती है और अपने ही बेटे को सुनाते हुए कहती है, अरे कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती क्या बहू को इतना मार रहा है? अरे वे तेरी बीबी है, ना कि ढोल। जब तेरा दिल चाहे तब तू उसे बजाता रहे। भाई मेरी घरवाली है, मेरा जब दिल करेगा तभी इसे मारूंगा, जब मन करेगा तभी से प्यार करूंगा, क्योंकि ये मेरे पैर की जूती है। इसे यहाँ पर शादी करके लाया हूँ, इसलिए मेरा जो दिल करेगा वो करूंगा इसके साथ। पति पत्नी के मामले में कोई नहीं बोल सकता, तू भी नहीं बोल सकती माँ, तो हमारे बीच में मत आ। बकवास किया तो 2 तेरे थप्पड़ मुंह में मारूंगी। तुझे क्या लगता है ये सिर्फ तेरी बीवी है? अरे ये मेरी बहू और मेरी बेटी है, और अगर इसके साथ कुछ भी बुरा होगा ना, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये मत सोच कि तू उसके साथ कुछ भी करेगा। मोहन बहुत नशे में था। वह बिस्तर पर गिरकर तुरंत सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह मोहन को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वह अपनी पत्नी से माफी मांगता है। पार्वती मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरे दोस्तों ने मुझे पिला दी और मैं बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए मैंने तुझे बिना बात के मारा। मुझे तेरा जख्म देखकर ना बहुत दर्द हो रहा है। सच में मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, अपनी बीवी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। माफ कर दे पार्वती। तेरे पैर कहाँ हैं? शायद तेरे पैर छूकर ही मुझे सुकून मिले। देखिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना था आपने वो सब कर दिया। अब ठीक नहीं हो सकती चीजें। अगर आप सच में कुछ ठीक करना चाहते हैं तो बस पीना बंद कर दो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पार्वती मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि अब मैं दारू नहीं पीऊंगा। अब मैं जितना कमा लूंगा उतना तेरे हाथ में रखूंगा। जी नहीं, अपनी कमाई माँ जी के हाथ में रखो। कोई शिकायत नहीं है कि आप ये पैसे माँ जी के हाथ में देते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप माँ जी को दो।
सच में तू बहुत अच्छी है रे पार्वती। मैं ही निकम्मा हूँ जो हमेशा तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करता रहता हूँ। कुछ दिन तक सब कुछ सही चल रहा था। मोहन को फिर से दारू पीना था, इसलिए वे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर दारू पी आता है। जब ये बात पार्वती को पता लगती है तो वह मोहन से बहुत लड़ने लगती है। आपने उस दिन मेरे सर की कसम खाई थी ना, उसके बावजूद आपने मेरा मंगलसूत्र बेच दिया और आज भी करके आ गए। शर्म नहीं आती क्या आपको ये सब करते हुए? क्या चाहते हो कि मैं और माँ जी यहाँ से चले जाएं? अब तू है मेरे प्यार की जूती, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा? और ये तेरी औकात नहीं है कि तू घर छोड़कर जाए। तेरे माँ बाप ने दहेज में दिया ही क्या था जो तुझे मैं पलकों पर बैठा कर रखूं? तेरा काम जो है वो काम किया कर। रही बात मंगलसूत्र बेचने की, तो बेचूंगा। मेरा बस चले तो पूरा घर बेच दूं। हाँ, घर बैठोगे, मारोगे, चोरी करोगे, फिर उसे बेचकर दारू पी कर आओगे। हर एक नल्ला आदमी कर ही कह सकता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप असली मर्द होते तो शायद ये सब नहीं करते। इसी बात को लेकर मोहन को गुस्सा आता है और वे पार्वती को मारने लगता है। वे उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसमें पार्वती का सर दीवार में जाकर टकरा जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। यह सब देखकर कुंती को बहुत गुस्सा आता है और वे तुरंत पुलिस को कॉल करके अपने बेटे के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस करती है और मोहन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहन की कोई जमानत करवाने को तैयार नहीं था। दोनों सास बहू अब अकेले ही अपना गुजर बसर कर रही थी। ऐसे ही एक दिन कुंती अपनी बहू के साथ मिलकर घर का काम कर रही थी। कुंती छत पर कपड़े सुखा रही थी। अचानक से कुंती का पैर फिसल जाता है और वह छत से नीचे गिर जाती है। आसपास के लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बाजी के साथ? भगवान के लिए उन्हें ठीक कर दो, वही मेरा जीने का सहारा है। अगर वे ना रही तो मेरा जीना बेकार है। थोड़ी देर बाद कुंती को होश आ जाता है, लेकिन इस हादसे में कुंती का एक पैर अपाहिज हो जाता है। कुंती अब एक बैसाखी के जरिए चला फिरा करती थी। देखते ही देखते कुछ महीने और गुजर गए। बेचारी पार्वती अकेले घर और दोनों को साथ देखा करती थी। वह एक जगह मेहनत मजदूरी का काम किया करती थी, उससे ही पूरा घर चलाया करती थी। धीरे धीरे अब मॉनसून का दिन नजदीक आ रहा था। मूसलाधार बारिश ने गरीबों का जीना दूभर कर रखा था। ऐसे ही एक रात कुंती और पार्वती दोनों अपने कमरे में सो रही थी। रात को बहुत जोर से बारिश आना शुरू हो जाती है। कुंती और पार्वती दोनों के घर में बारिश का पानी जमा हो जाता है। पार्वती किसी तरह से अपनी सास को बेड के ऊपर रखती है और खुद रात भर पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही सुबह बारिश थोड़ी शांत हो जाती है और वो बाजार से एक बहुत बड़ी पन्नी लाती है और वे पन्नी अपनी छत पर लगा देती है। माँ जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने छत पर पन्नी लगा दी है। अब बारिश का पानी नीचे नहीं आएगा और ना ही हमारी छत टपकेगी। तुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बहू। एक तो मेरा बेटा निकम्मा, ऊपर से मैं अपाहिज। तुझे कितना सब कुछ सहने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह माना है और हमेशा बेटी जैसा प्यार दिया है। मेरा पति तो सच में निकम्मा है, लेकिन भगवान ने मुझे माँ अच्छी भी तो दी है। कहते हैं ना, जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी भगवान कुछ ऐसे रिश्ते दे जाता है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि आप। दोनों सास बहू किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही थी। एक दिन अचानक मोहन जेल से रिहा होकर अपने घर वापस आ जाता है। इतने महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे दारू पीने का सबक मिल जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी और माँ से दोनों से माफी मांगता है। माँ, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? अगर मैं सही रहता ना तो शायद ये सब कुछ ना होता, लेकिन मैंने अपनी पत्नी और माँ दोनों की जिंदगी नर्क बना दी, साथ में खुद की भी। लेकिन मुझे ना अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन उसका भी क्या फायदा? मेरी माँ तो अपाहिज हो गई ना। जो हुआ सो हुआ, उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते। रही बात मेरी अपाहिज होने की, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अच्छे से कमा लूंगा, अच्छे से रहूंगा और आप दोनों को हर वो खुशी दूंगा जिसकी आप दोनों असली हकदार हैं।
मोहन अपनी माँ और पत्नी दोनों से माफी मांगता है। दोनों उसे माफ कर देती है, जिसके बाद मोहन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। वह खूब मेहनत करता है और अपनी माँ और पत्नी दोनों की ख्वाहिशें पूरी करता है।